गोविंद ने एक अखबार में एक बड़ा अजीब विज्ञापन दिया कि उसकी माँ उससे नाराज़ है। जो उसकी माँ से उसका झगड़ा ख़त्म करा देगा तो वह उसे 50 लाख रुपए इनाम में देगा। पैसे के लालच में कई लोगों ने माँ बेटे की सुलह करवाने की कोशिश की और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें पैसे की लालच नहीं थी। उन्होंने भी माँ बेटे की सुलह करवाने को एक नेक काम समझा और कोशिश करने लगे। लेकिन गोविंद की माँ सुनीता जी थी कि अपने बेटे की सूरत से भी नफरत करती थी। हालांकि उनका करोड़पति बेटा एक आलीशान बंगले में रहता था, लेकिन माँ अभी झोपड़ी में रहती थी और बेटे की माल दौलत से उसे कोई लेना देना नहीं था। अंततः गोविंद के एक मित्र ने उसकी हालत को देखते हुए उसे सलाह दी कि अगर अपनी माँ को मनाना चाहते हो तो तुम मर जाओ। उसकी बात सुनकर गोविंद बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके मित्र ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा अगर तुम अपनी माँ से सच में प्यार करते हो और उन्हें मनाना चाहते हो। तो उसकी माँ को जब ये बताया गया कि तुम्हारे बेटे की एक दुर्घटना में मौत हो गई है और वह इस दुनिया से चल बसा है, तो बूढ़ी माँ दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आई और उसके बाद गोविंद की माँ ने एक ऐसा काम किया। किशोर की मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट निकल गई थी। उसका जाना ज़रूरी था तो उसने ट्रेन से जाने का फ़ैसला किया। पहले तो वह रेल से ही यात्रा किया करता था और रेल की यात्रा ही उसे पसंद थी। फिर ज़िंदगी में ऐसा व्यस्त किया कि समय बचाने के लिए उसे फ़्लाइट पर ही आना जाना शुरू किया। अब वह रेल में बैठ चुका था, लेकिन उसे इसमें लगभग कई घंटे लग गए। 10 साल बाद वह ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। भगवान ने उसे एक पोता दिया था और पोते को देखने के लिए वह उत्सुक था। स्टेशन पर ही किशोर का बेटा मुकुल अपने दोस्तों के साथ उसे रिसीव करने के लिए खड़ा था। किशोर ने अपने बेटे को गले से लगाया और मुकुल की गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र गोविंद पर पड़ी। गोविंद उसके बचपन का दोस्त था। 20 साल बाद किशोर ने उसे देखा था। वह दोनों एक ही साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, फिर 10वीं की एक साथ पढ़ाई की और गोविंद के अच्छे नंबर आने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए उसको स्कॉलरशिप मिला और एक महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में सफल रहा। और यहाँ से गोविंद और किशोर के रास्ते अलग हो गए थे। किशोर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सकता था, इसीलिए आगे की पढ़ाई अलग अलग कॉलेज से की, लेकिन उन दोनों की मित्रता समाप्त नहीं हुई। किशोर गोविंद से मिलने उसके हॉस्टल जाता था, वह भी किशोर से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता था। फिर किशोर को पता चला कि और आगे पढ़ाई करने के लिए गोविंद जर्मनी जा रहा है। दोनों दोस्तों का दिल दुखी तो था, लेकिन अच्छे भविष्य के लिए यह ज़रूरी था। फिर गोविंद जर्मनी चला गया। अब उन दोनों के बीच कांटेक्ट लगभग समाप्त हो गया था। हालांकि किशोर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह गोविंद से कांटेक्ट किया जाए, लेकिन उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था। लेकिन किशोर हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता था और किशोर उसे भुला नहीं सका था। आज अचानक किशोर ने गोविंद को देखा, जो रेलवे स्टेशन के फर्श पर बैठा किसी का इंतज़ार कर रहा था। 50 साल की उम्र में वह 70 बरस का बूढ़ा लग रहा था। काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। वह अपनी सोचों में गुम था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं। किशोर ने बेटे से कहा कि तुम घर पहुंच जाओ, मैं अभी बाद में आऊँगा। मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त आज कई सालों बाद मुझे मिला है। मुकुल वापस चला गया और किशोर गोविंद के सामने जाकर खड़ा हो गया। हालांकि किशोर उसके सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी गोविंद ने उसे नहीं देखा। वह बिल्कुल उसके सामने जाकर बैठ गया और फिर गोविंद का हाथ पकड़कर कहा, मेरे दोस्त कहाँ थे, इतने सालों बाद नज़र आए हो। गोविंद ने अचानक उसे देखा तो चौंक उठा और फिर एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे गले लगाकर रोने लगा। उसके रोने का अंदाज़ अजीब था। इससे पहले किशोर ने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था। किशोर गोविंद से कहने लगा, क्या हुआ यार, मुझे बताओ तो सही। इतने साल बाद तुम मुझसे मिल रहे हो और इतना रो रहे हो। गोविंद ने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। पहले तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे बच्चे होंगे, वह सब कैसे हैं। अब तो सब बड़े हो गए होंगे। किशोर ने बताया, हाँ, मैं दिल्ली अपने बेटे के घर ही आया हूँ। मैं दादा बन गया हूँ, बस उसे ही देखने यहाँ आया था। यह तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना हमारी यह जुदाई शायद कभी ख़त्म ही ना होती।
किशोर ने गोविंद से कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूँ। गोविंद कहने लगा, हाँ, शायद बेटे से तो मिल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम पहले मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सच पूछो तो काफ़ी समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कि व्यस्त होने से मैंने काफ़ी कुछ खो दिया। अब तो मैं खाली हाथ हूँ, माल दौलत होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं। गोविंद की हालत देखकर ऐसा लगता था कि शायद वह बहुत ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन किशोर जब उसके साथ उसके घर जाने लगा तो एक बड़ी सी गाड़ी में वह सवार हुआ तो किशोर का मुंह खुला का खुला रह गया। ये लगभग 2 करोड़ की महंगी गाड़ी थी, जो किशोर कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ना ही वह कभी इतनी महंगी गाड़ी में बैठा था। गोविंद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, क्यों मेरे दोस्त, क्या हुआ? मुझे देखकर हैरान हो? दिल में सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया। किशोर ने गोविंद से कहा, हैरानगी इस बात पर नहीं, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, तुम्हारा हुलिया देखकर मैं यही समझा कि शायद तुम गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, कारोबार में नुकसान हुआ है या फिर करियर तबाह हो गया। लेकिन तुम्हारी गाड़ी देखकर मुझे एक झटका लगा है। ये सब क्या है, मुझे खुलकर बताओ। गोविंद ने किशोर से कहा, तुम्हें सब बताऊंगा, इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम मेरे घर तो चलो। लगभग 30 मिनट के बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। घर के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। घर का गेट ऑटोमेटिक था, जो कि गाड़ी को देखते ही खुल गया। घर में नौकर चाकर, 2 सिक्योरिटी गार्ड, उनकी सेवा के लिए सारे लोग खड़े थे। लेकिन उस घर में अकेला गोविंद ही रहता था। उसने अपने एक नौकर से कहा कि चाय नाश्ता बनाकर लाओ। किशोर गोविंदा की तरफ देख रहा था। उससे कहा, यार मुझे बताओ, तुम अकेले हो, भाभी कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? गोविंद ने उससे कहा कि तुम्हारी भाभी मुझसे नाराज़ है, जबकि बच्चों का कुछ पता नहीं कि वह कहाँ हैं। उसकी यह बात सुनकर किशोर को बहुत हैरानी हुई। कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो गोविंद, तुम्हारी औलाद है और तुम्हें ही पता नहीं कि वह कहाँ हैं? गोविंद ने जवाब दिया, वह मुझे वही कर्ज लौटा रहे हैं जो मैंने उनको दिया था। पहले मेरे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं था और अब बच्चों के पास मेरे लिए समय नहीं। लेकिन अगर सच पूछो तो मुझे किसी की परवाह भी नहीं। मेरा सबसे बड़ा दर्द, मेरी सबसे बड़ी परेशानी मेरी माँ है। मतलब क्या है तुम्हारा? गोविंद, मुझे सारी बात शुरू से आखिर तक खुलकर बताओ। किशोर उलझते हुए बोला, मेरी माँ मुझसे नाराज़ है और मैं उसे मनाने की लाखों कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक नाकाम रहा हूँ। मेरी माँ ना मेरे साथ रहती है, ना ही मुझसे बोलती है, और माँ के बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हो चुका हूँ। किशोर ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? कोई माँ अपने बेटे से इतनी नाराज़ कैसे हो सकती है और इतना लंबे समय तक कैसे नाराज़ रह सकती है? गोविंद ने रोकर कहा, यही तो परेशानी है। माँ को मनाने के लिए मैंने कौन कौन से जतन नहीं किए, हर तरह की कोशिश कर चुका हूँ। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं अखबार में मैंने विज्ञापन भी दे चुका हूँ कि जो व्यक्ति मेरी माँ से मेरी सुलह करवाएगा उसको इनाम में 50 लाख रुपए दूंगा। मेरे लिए पैसे का कोई महत्व नहीं। हाँ, कुछ समय पहले मैं सब कुछ पैसा ही समझता था, लेकिन अब मैं ये सच्चाई समझ चुका हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक लड़का बड़ी सी गाड़ी में उसके बंगले पर आया। वह गाड़ी से उतरा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सर के बाल बिखरे हुए थे। ना उसने किशोर की तरफ देखा, ना ही उसे प्रणाम किया। वह सीधा गोविंद से बात करने लगा। शायद वह नशे की हालत में था। गोविंद और किशोर के बीच जो टेबल पड़ी थी उस पर बैठ गया और फिर गोविंद से कहने लगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। किशोर यह सब हैरानी से देख रहा था, तो गोविंद ने किशोर की तरफ देखते हुए कहा, यह मेरा बेटा है। गोविंद ने बेटे से कहा, 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हें काफ़ी पैसे दिए थे, वह तुमने कहाँ खर्च किए? इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए? वह कहने लगा, मैं तुमसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, पैसे देने हैं या नहीं? 10 लाख मेरे अकाउंट में अभी के अभी डाल दो। रूही को पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मैंने ये पैसे उसे ना भेजे तो वह मुझे छोड़ देगी। गोविंद ने अपने मैनेजर को आवाज़ दी। मैनेजर आया तो गोविंद ने उससे कहा कि 10 लाख इसके अकाउंट में भेज दो। मैनेजर ने गोविंद से कहा कि सर, आपने खुद ही मुझे मना किया था कि अब अर्जुन को पैसे नहीं देने, और ख़ुद आप अब इस बात को करने के लिए कह रहे हैं। गोविंद अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने मैनेजर का गिरेबान पकड़कर कहा, क्या तुम चाहते हो कि एक बेटा अपने पिता को मारे, वह भी मेरे दोस्त के सामने? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन हालात की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। सिर्फ यही एक है जो मेरे घर में आता है।
मेरे सामने मुझे सूरत दिखाता है। एक बेटा मुझे हमेशा के लिए छोड़ चुका है, जबकि वह बेटी जिसको मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार रखा था, जिसको मैंने चाहा, इतना प्यार किया, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा मुंह काला करके चली गई, घर से ही भाग गई। अब खुद बताओ, मेरे पास क्या रह गया? क्या कभी मैंने अपनी बेटी को मना किया था कि पसंद की शादी ना करे? उसने तो अपने पिता को यह बताना भी सही ना समझा कि वह किसी से शादी करना चाहती है। बस मुझे पता चला कि वह घर से भाग चुकी है। एक यह मेरा बेटा ही तो है जो बिगड़ी हुई हालत में ही सही इस घर में आता तो है, नशा करता है, नशे के कारण उसकी हालत ख़राब है, लेकिन कम से कम ये मेरे सामने आता तो है। अगर इसने भी आना छोड़ दिया तो खुद बताओ मेरे पास क्या रह जाएगा। किशोर ने गोविंद को उस मैनेजर से अलग किया जो अपने होश में नहीं था। मैनेजर उसकी हालत को समझता था। उसने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया कि गोविंद ने उसका गिरेबान पकड़ा। ऐसा लगता था कि वह गोविंद के हालात जानता था या फिर उसको आदत हो चुकी थी। उसकी परेशानी को समझता था, इसीलिए चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी सांस बहुत तेज़ फूली हुई थी। किशोर ने पानी का गिलास गोविंद को दिया। गोविंद के हाथ कांप रहे थे। किशोर को उसकी हालत पर बहुत दया आई। इतनी माल दौलत होने के बाद वह दिमागी तौर पर बहुत परेशान था। बेटी, बेटे और पत्नी के कारण से उससे वह बहुत दुखी था, लेकिन वह किसी को भी मनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, एक बार भी उसने पत्नी को मनाने की कोशिश नहीं की। बेटी ने उसे एक गहरा घाव दिया था, लेकिन गोविंद अब भी अपनी माँ को ही सबसे ज़्यादा महत्व देता है। किशोर ने गोविंद को दिलासा दिया और कहा, धैर्य रखो, माँ जी का ये कुछ समय का ही गुस्सा है। मैं आंटी के नेचर को अच्छे से जानता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, वे तो हफ्ते में एक बार ज़रूर दान किया करती थी। मोहल्ले के गरीब लोगों में खाना बांटती थी। हालांकि उस समय तो तुम्हारी माँ इतनी मालदार नहीं थी, लेकिन भगवान ने उन्हें जितना भी दिया था उसमें से वह गरीबों पर ज़रूर खर्च करती थी। वह दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम मेरे साथ चलो, हम आज ही आंटी के पास जाते हैं, उनको मनाकर इस घर में लाएंगे। गोविंद ने कहा, काश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। किशोर के जिद करने पर गोविंद उसके साथ गाड़ी में बैठा और दोनों गोविंद की माँ सुनीता जी को मनाने के लिए जा रहे थे। किशोर का बेटा मुकुल बार बार अपने पिता को फ़ोन कर रहा था। उसे यही कह रहा था कि पिताजी आप कहाँ हैं? शाम हो चुकी है, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप तो अपने पोते के लिए यहाँ आए थे, लेकिन आप अपने पोते को ही भूल गए। ऐसी क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? किशोर ने अपने बेटे से कहा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, भगवान मेरे पोते को लंबी उम्र दे। उसको तो मैं बाद में भी देख लूँगा, लेकिन अभी मेरे दोस्त की ज़िंदगी ख़तरे में है। मैं उसकी परेशानी को समझ चुका हूँ। परेशान ना हो, मैं कल आ जाऊँगा। किशोर ने फ़ोन बंद किया तो गोविंद उसे कहने लगा, कितने भाग्यशाली हो तुम। तुम्हारा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। कुछ घंटे के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर में आए तो वह परेशान हो गया और तुम्हें बार बार फ़ोन कर बुला रहा है। काश मेरा बेटा भी ऐसा ही होता। क्या क्या नहीं किया मैंने अपनी औलाद की खातिर। उनके लिए पैसा जमा किया, उनको अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छा खिलाया पिलाया, लेकिन मुझे क्या मिला? किशोर ने गोविंद को दिलासा देते हुए कहा कि अब सब्र करने के अलावा क्या किया जा सकता है। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ। गाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ने लगी तो किशोर ने गोविंद से पूछा, तुम रेलवे स्टेशन क्यों आए हो? तो वह कहने लगा, मेरी माँ रेलवे स्टेशन के बैक साइड पर एक झोपड़ी में रहती है। सारा दिन वह रेलवे स्टेशन के किनारे बैठकर भीख मांगती है। हालांकि उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन लोग मेरी माँ की हालत को देखते हुए खुद ही उसके सामने पैसे रखकर चले जाते हैं। ये मुझे बहुत दर्द देता है। ऐसा महसूस होता है कि माँ ने मुझे सज़ा देने के लिए यही एक तरीका ढूंढा है। उससे बड़ी सज़ा मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मेरे पास इतनी दौलत है, करोड़ों का घर खाली पड़ा है, मेरे नौकर मेरे ही घर में ऐश कर रहे हैं, एसी वाले कमरों में रहते हैं, जबकि मेरी सगी माँ मेरे घर पर नहीं एक झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। गोविंद ने गाड़ी रेलवे स्टेशन के साथ खड़ी की और फिर कहा कि वह जो सामने झोपड़ी है ये मेरी माँ की है। किशोर ने गोविंद से कहा, आओ मेरे साथ, माँ से बात करते हैं। जिस पर वह रोकर कहने लगा, नहीं, माँ मुझे देखते ही वहाँ से चली जाएगी। वह आराम कर रही है, मैं उसके आराम में बाधा नहीं डालना चाहता। तुम अकेले ही जाओ, मेरे लिए माँ से बात करो।
मैं जब भी माँ से मिलने जाता हूँ तो वह अपनी जगह छोड़ देती है। मैं अपनी माँ को मजबूर नहीं करता। किशोर ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। किशोर ने झोपड़ी में प्रवेश किया तो सुनीता जी वहाँ सो रही थी। उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम थी। अचानक उसने देखा और कहा, तू फिर वापस आ गया। निकल जा यहाँ से, वरना मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। किशोर ने कहा, माँ जी, मैं आपका बेटा गोविंद नहीं, मैं उसका दोस्त किशोर हूँ। आप अपने बेटे से नाराज़ हैं, लेकिन मुझसे तो नाराज़ नहीं। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? आपसे बात कर सकता हूँ? सुनीता जी ने कहा, हाँ बैठ सकते हो, बात भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे के बारे में कोई बात की तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तुम्हें इस बात की अनुमति नहीं दूंगी कि तुम उसकी बात मेरे सामने करो। किशोर ने झोपड़ी में प्रवेश किया और सुनीता जी के पास जाकर बैठ गया। ये तो संभव नहीं था कि वह अपने दोस्त गोविंद के बारे में बात ना करता, लेकिन फिलहाल उस समय उसने सुनीता जी का हालचाल पूछकर इधर उधर की बातें करनी शुरू की और उन्होंने यही जवाब दिया कि ऊपर वाले का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही है, बस अब यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे अपने पास बुला ले। किशोर ने सुनीता जी से कहा कि माँ जी, आप यहाँ झोपड़ी में क्यों रह रही हैं? हालांकि आपका बेटा बार बार आपके पास आता है आपको लेने के लिए। ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी आप इतनी बड़ी सज़ा उसे दे रही हैं? माँ जी ने किशोर से कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि गोविंद के बारे में मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन तुम भी धोखेबाज निकले। छेड़ दी ना बात उसके बारे में, जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती। तुमसे मेरी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम अक्सर गोविंद के साथ मेरे घर में आते थे। मुझे अभी तक वह दिन याद हैं। बड़े ही अच्छे लड़के थे तुम। अब अगर तुमने पूछा ही है तो मैं तुम्हें बता ही दूं। आज से लगभग 25 साल पहले, जब गोविंद पढ़ाई कर रहा था, उसका बड़ा भाई गोविंद के लिए अपना सब कुछ त्याग दे रहा था। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए सबकी बहुत ही इच्छा थी कि हमारे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जो आने वाली नस्लों को संवार जाए। वह खुद तो पढ़ ना सका और मेरी बेटी राधिका, जिसको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन खर्च ज़्यादा होने के कारण उसने भी स्कूल छोड़ दिया था और घर में बैठकर सिलाई करने लगी ताकि गोविंद की पढ़ाई बीच में ना रुके। गोविंद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बहन भाई ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। एक दिन रात मजदूरी कर रहा है तो बहन उसके लिए सिलाई कढ़ाई कर रही है कि उसकी पढ़ाई ना रुके। मेरे पति की काफ़ी समय पहले मौत हो चुकी थी। अब विधवा होकर अपने बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम था। जितना मुझसे हो सका मैं उनकी पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन अब मेरी हड्डियों में ताकत नहीं थी। गोविंद क्योंकि सबसे छोटा था, इसीलिए वह सबका लाडला ही था। मेरी भी बहुत बड़ी इच्छा थी कि जो मुश्किलें मैंने देखी, जिन हालात में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, मेरे बच्चे उस हालात से बचे रहें। लेकिन मेरा बड़ा बेटा और बेटी जल्दी ही यह बात समझ चुके थे कि अपने छोटे भाई गोविंद के लिए अब उन्हें त्याग करना पड़ेगा, और वह खुशी खुशी अपने भाई के लिए सब कुछ कर रहे थे। मेरी बेटी राधिका के बाल सफ़ेद हो रहे थे। मुझे अपनी बेटी की चिंता थी। मैं ये चाहती थी कि मेरी आंखें बंद होने से पहले ही वह अपने घर की हो जाए, लेकिन राधिका यही कहती कि माँ, एक बार गोविंद की पढ़ाई पूरी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई बड़ा आदमी बनेगा, हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमें सबसे बड़ा धक्का पहली बार उस समय लगा जब गोविंद ने पूरी यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। उसे कहा गया था कि घर से अपने किसी बड़े या माता पिता को साथ लेकर आना, लेकिन गोविंद ने यह ठीक ना समझा। गोविंद ने अपनी माँ को इस काबिल ना समझा कि वह इस खुशी के मौके पर उसके साथ जा सके। उसने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से यही कहा कि मेरे पिता की तो मौत हो चुकी है, माँ घर में बीमार रहती है और मेरा ऐसा कोई बड़ा नहीं जिसको मैं अपने साथ लेकर आऊँ। खुशी के इस मौके पर उसने ये भी ना सोचा कि उसके भाई ने इतनी कुर्बानियाँ देकर उसे इस स्थान तक पहुँचाया है कि वह अपने बड़े भाई या अपनी बहन को ही अपने साथ ले जाए। उस दिन से हमें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि गोविंद किस तरह की सोच रखने वाला है। मैंने तो अपने बेटे की इस तरह परवरिश नहीं की थी, ना ही ऐसे संस्कार दिए थे, लेकिन वह ऐसा क्यों सोचता था? उसे किस बात की शर्मिंदगी होती थी? अभी तो उसके पास कुछ था भी नहीं। कल को अगर यह समाज में कोई बड़ा पद हासिल कर लेता
तो हमें तो ये इंसान भी न समझेगा। और वैसा ही हुआ। जिस बात का हमें डर था, पढ़ाई पूरी होने के बाद हमें पता चला कि वह अपनी एक लड़की को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता था। उसका नाम तानिया था। एक दिन काफ़ी समय बाद वह घर आया तो गोविंद को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं अपने बेटे से मिलने लगी, लेकिन वह अजीब अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। कहने लगा, माँ, मैं आपसे ज़रूरी बात करने आया हूँ। भाई कहाँ हैं? मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, वह भी आता ही होगा। क्या बात है? तुमसे क्या कहना चाहते हो? गोविंद कहने लगा, कुछ दिनों बाद मेरी तानिया से शादी होने वाली है। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तानिया मेरे हालात को अच्छी तरह जानती है। वह जानती है कि मैं किस तरह के बैकग्राउंड से हूँ, और इसके पिता भी जानते हैं कि मैं उसके पिता से भी मिल चुका हूँ। तानिया के पिता ने मुझे यही कहा कि मैं घर दामाद बनकर उनके साथ रहूँगा। उसने ये भी कहा कि अब मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रख सकूँगा। मुझे अपने भविष्य के बारे में जो सोचना है, बस आप लोगों को यही बताने आया हूँ। मैंने गोविंद से कहा, और तुम्हारे उस भाई और बहन का क्या, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खर्च कर दी? उसके पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह खामोशी से वापस जाने लगा। मैंने गोविंद को रोका, तुम्हारा भाई अभी आता ही होगा। कम से कम अपने भाई से मिलकर ही चले जाओ। हो सकता है दोबारा तुम्हें मिलना नसीब ना हो। लेकिन गोविंद ये कहता हुआ चला गया कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद गोविंद ने शादी की। घर से किसी को भी शादी में नहीं बुलाया था, और घर दामाद बनकर वह तानिया के साथ रहने लगा। मेरे बड़े बेटे सुनील को इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा था। वह गोविंद को अपना छोटा भाई नहीं बल्कि बेटा समझता था। उसे इस बात का दुख था कि वह अपने बड़े भाई को ऐसे कैसे भुला सकता है। और राधिका, जिसने गोविंद की पढ़ाई की खातिर शादी ही नहीं की, कहानी इधर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुदरत ने हमारी और भी परीक्षाएं ली। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हमें कभी भी गोविंद का मोहताज ना करे। ये सच्चाई थी। हमें गोविंद से बहुत सारी उम्मीदें लगी थी, लेकिन उसने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालात को देखते हुए मैंने सुनील ने मिलकर राधिका की शादी का फैसला किया। एक अच्छा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दिए। गोविंद को तो ये पता भी नहीं था कि उसकी बहन की शादी कब और कहाँ हुई। ना ही उसके पास इतना समय था कि वह बहन को विदा करता, उसके पास आता। शादी के बाद उसके पति ने राधिका को तंग करना शुरू किया। उसे किस तरह इस बात का पता चल गया था कि राधिका का छोटा भाई बहुत मालदार बन चुका है। राधिका के पति को बिजनेस में नुकसान हुआ तो राधिका को मजबूर करने लगा कि किसी तरह गोविंद से बात करो। 20 लाख का कर्ज अगर वह दे दे तो फिर से मेरा ये व्यवसाय चल पड़ेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि राधिका गोविंद से कैसे पैसे मांग सकती है। राधिका ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि गोविंद हमारा भाई ज़रूर है, लेकिन उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। उसने तो अपनी शादी में हमें बुलाया तक नहीं था, और ना ही मेरी शादी में आने के लिए समय निकाला कि वह पैसे क्या देगा। लेकिन राधिका के पति ने यही जिद की कि भाई से पैसे मांगो, वरना तुम्हें मैं घर से निकाल दूंगा। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने राधिका से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं खुद गोविंद के पास जाती हूँ। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं, लेकिन गोविंद के पास ज़रूर हैं। लेकिन राधिका ने यही कहा, माँ, अगर आप उसके पास गईं तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी। कुछ दिनों बाद हमें एक दुख भरी खबर मिली। राधिका के पति ने नाटक किया कि हाय, मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन मुझे और सुनील को इस सच्चाई का अच्छी तरह पता था कि राधिका कभी अपनी जान नहीं ले सकती। ये ज़रूर उसके पति ने ही किया है। उसे जान से मार डाला और फिर छत के साथ उसे लटका दिया। वह बार बार राधिका को पैसे मांगने के लिए मजबूर कर रहा था। जब राधिका ने लगातार इनकार किया तब उसने राधिका की जान ले ली। राधिका की मौत तो हम दोनों माँ बेटे की ही मौत थी, क्योंकि मैं तो राधिका को देखकर ही जिंदा थी। उसकी अपने परिवार के लिए भावनाएं, अपने छोटे भाई के लिए त्याग, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिनको भूला नहीं जा सकता था। और सुनील तो राधिका की मौत को दिल पर ही ले गया। उसे ऐसा सदमा लगा कि कुछ समय के बाद वह फेफड़ों के कैंसर का रोगी हो गया, और उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। गोविंद को मैंने बताया था, एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे के सामने हाथ फैलाए, लेकिन उसने कोई भी मदद नहीं की।
सुनील भी चल बसा। मेरे पास क्या बचा था, मैं खाली हाथ रह गई। गोविंद ने जो बोया अब वही काट रहा है। उसके कारण मैंने अपने सबसे प्यारे और वफादार बेटे को खो दिया, तो कोई उसके साथ कैसे वफादारी कर सकता था। तानिया के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। तानिया उसकी इज्जत नहीं करती थी। जब बच्चों ने देखा कि उनके पिता की कोई इज्जत नहीं, उनकी माँ हर समय उनके सामने ही गोविंद का तिरस्कार करती थी, तो बच्चों ने उसकी कौन सी इज्जत करनी थी। बेटी घर से भाग गई। बड़े बेटे की एक दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा आवारा हो चुका है, जो उसकी दौलत बर्बाद कर रहा है। तानिया भी उसे छोड़कर जा चुकी है। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। अरे ये अधिकार तो वह कब का ख़त्म कर चुका है। नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है। वह मुझे मनाने के लिए कई बार आया है, लेकिन विश्वास करो, मैंने कभी उसकी सूरत नहीं देखी। मुझे लोगों से पता चला कि वह काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ा हो गया है। बस इसीलिए उसकी तरफ नहीं देखती कि कहीं मेरा दिल पिघल ना जाए और मैं उसे माफ़ ना कर दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरी बेटी और मेरे वफादार बेटे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब किशोर वहाँ से वापस आया। उसने अपने दोस्त गोविंद से कहा कि जो कुछ माँ जी ने तुम्हारे बारे में बताया, उसे सुनकर तो अब मेरा भी दिल यही कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर ही छोड़ दिया जाए। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि तुम्हें माफ़ किया जाए। तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, शायद ऊपर वाला ही तुम्हें माफ़ ना करे। हम तो फिर इंसान हैं। ना तो तूने अपनी बहन को अपने हाथों से विदा किया, तू इतना कठोर हो गया था कि उसकी मौत तक पर नहीं पहुंचा। अपने इतने प्यार करने वाले भाई को भी भुला दिया, ना उसका इलाज कराया, जबकि उसे इलाज की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी माँ को बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा भी क्या गोविंद? अरे गैर की मौत के बारे में सुनते हैं तो दिल में दर्द पैदा होता है। तुझे चाहने वाले ख़त्म हो गए और तेरे अंदर कोई भावना पैदा ही ना हुई। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे दुख है कि मैंने तुझ जैसे व्यक्ति से दोस्ती रखी। अच्छा ही हुआ जो आज तुझसे मुलाकात हो गई। कम से कम तेरी सच्चाई तो पता चली, वरना मैं सारी ज़िंदगी तुझे एक अच्छा दोस्त समझता रहता। ये बात सुनते ही गोविंद किशोर के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन किशोर स्तब्ध खड़ा था। एक तरफ रिश्तों का इंसाफ था और एक तरफ दोस्त के आंसू थे। गोविंद के आंसू उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। उसे अपने दोस्त पर दया आई और उसने गोविंद से कहा कि तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है। शायद इस तरीके से तुम्हारी माँ तुम्हें माफ़ कर दे। गोविंद ने उससे पूछा कि कौन सा रास्ता। किशोर ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने सोचा है कि शायद अब तुम्हें अपनी माँ को मनाने के लिए मरना पड़ेगा। ये सुनकर पहले तो गोविंद हैरान रह गया, फिर कहा, ठीक है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरी माँ इस तरह ही मान जाए तो मैं अपनी माँ के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। किशोर ने उसे सारी बात समझा दी और फिर यह खबर किसी तरह गोविंद की माँ तक पहुँचाई गई कि गोविंद की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। वह माँ थी, इस बात को सहन ना कर सकी। आखिर कब तक अपने बेटे से इतनी नाराज़ रह सकती थी। मौत की खबर सुनते ही वह दौड़ी चली आई, बेटे से लिपट गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तभी धीरे से गोविंद ने आंखें खोली तो जैसे ही सुनीता जी को पता चला कि गोविंद जिंदा है और मरने का सिर्फ नाटक कर रहा है, तो बेटे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसके बूढ़े हाथों में इतना दम नहीं था कि ज़्यादा अपने बेटे को मार सकती, लेकिन आज उन्होंने अपने दिल की सारी भड़ास निकाली। जितना मार सकती थी उन्होंने गोविंद को मारा और गोविंद बैठा पिटता रहा। वह उसे लगातार मारे जा रही थी और रो रही थी। इतना मारा कि वह मारते मारते खुद थक गई और गिर पड़ी। तो गोविंद ने अपनी माँ को थाम लिया और फिर रोते रोते अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। गोविंद ने बस रोते हुए इतना कहा कि मेरी गलतियों की, मेरे गुनाहों की कोई माफ़ी तो नहीं, पर मैं बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुका हूँ। जो मैंने बोया था वह मैं काट चुका हूँ। उसकी माँ खामोश थी। शायद आज उनके दिल का गुस्सा निकल चुका था और अब गोविंद को उसकी माँ वापस मिल चुकी थी। लेकिन अपनों की जुदाई ने गोविंद और उसकी माँ को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। फिर गोविंद ने अपनी माँ की दिन रात सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित किया। जैसे जैसे उसे उसकी माँ से दुआएं और आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, वैसे वैसे ही गोविंदा का बेटा भी सुधरने लगा और एक अच्छा इंसान बनकर अपने पिता के पास लौट आया। तो सच ही है कि माँ की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी।
कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, इसे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही सीख देने वाली दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।